इसके पहले हम लोगों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों को पढ़ लिया है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर, उसके बाद फिर देखेंगे कवित रत्नाकर जी को, और भी कवि हैं इसी क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रत्नाकर दास जी का जन्म कब हुआ है। इनका जन्म 1886 ईस्वी में काशी में हुआ था। इन्हें भक्तिकालीन आत्मा और रीतिकालीन कलात्मकता का समन्वय कवि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? ब्रजभाषा की पुरानी परिपाटी के कवियों ने रत्नाकर जी का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। क्या है? ब्रजभाषा की पुरानी परिपाटी के कवियों में रत्नाकर जी का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। इनकी कविता बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्ति वैचित्र बहुत कम देखा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण इनका कथन है। ये दोनों महत्वपूर्ण कथन, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। तीसरा कथन देखते हैं, ये साहित्य तथा ब्रजभाषा के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं। आगे देखते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार देखते हैं, सूर्य की भावुकता और नंदास की तार्किकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में जो एक वाग्दैत्य है वह समूची भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। यह भी महत्वपूर्ण है। ये विद्यार्थी जीवन में जकी नाम से उर्दू फारसी में कविता करते थे। किस नाम से? जकी नाम से, और उर्दू फारसी में कविता करते थे। बचपन में इनकी प्रतिभा को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भविष्यवाणी किया था कि बालक आगे चलकर हिंदी का श्रेष्ठ कवि होगा। किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है खंड काव्य में। बच्चन सिंह के अनुसार उद्धव शतक, इसका समय काल 1929 में प्रकाशित हुआ है। हिंडोला 1994, जो रोला छंद में सिंगारिक रचना में है। हिंडोला किस छंद में लिखा हुआ है? तो रोला में, और एक सिंगारिक रचना है। हरिश्चंद्र कलकासी, यह भी रोला छंद में लिखा हुआ है, लेकिन यह अपूर्ण खंड काव्य है कलकासी। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जगन्नाथ जी का कौन सा रचना जो अपूर्ण है और रोला छंद में लिखा हुआ है? तो कलकासी। गंगावतरण 1927 ईस्वी में है, यह भक्ति विषयक रचना है। गंगावतरण। उद्धव शतक 1929 ईस्वी में है, यह एक दूत काव्य है। आगे देखते हैं इनकी मुक्त काव्य कौन सा है। श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, गंगा लहरी, रत्नाष्टक और विराष्टक, यह इनका मुक्तक काव्य है। इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनात्मक शीर्षक से अनुवाद किया। किसमें? रोला छंद में। रोला छंद में। आगे देखते हैं, अब देखते हैं इनके संपादित रचना कौन कौन सी है। सुधाकर रस, रसिक विनोद, समस्या पूर्ति, कविकुल कंठाभरण, सुजान सागर, सुंदर श्रृंगार, बिहारी रत्नाकर, नक्सिक सागर, हठ ही हमीर हठ, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अब देखते आगे बढ़ते हैं। सूरदास का संपादन इन्होंने आरंभ किया किंतु अपूर्ण रहा। नंद दुलारी वाजपेयी ने इसे पूर्ण किया था। सूर सागर का इन्होंने संपादन किया था, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद नंद दुलारी वाजपेयी ने इसको पूरा किया था। अब देखते हैं दूसरे रचनाकार मिश्र बंधु, ये भी द्विवेदी योगिन कवि हैं। जगन्नाथ जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। ये तीन भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी को सम्मिलित किया गया। इन तीनों भाइयों को क्या कहा जाता है? तो मिश्र बंधु कहा जाता है। लेखन कार्य मुख्यतः श्याम बिहारी व सुखदेव बिहारी ने ही किया था। अब देखते हैं मिश्र बंधु की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। काव्य ग्रंथ, साहित्य इतिहास ग्रंथ और आलोचनात्मक ग्रंथ। तो सबसे पहले देखेंगे काव्य ग्रंथ कौन सा है। पद्य पुष्पांजलि, लौह कुश चरित्र, भारत विनय, ये इनका काव्य ग्रंथ है। साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद, जो 4 खंड में है। और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा? हिंदी नवरत्न, जो 1910 में, और इसमें 4 खंड है। एक कितना है? 1913 में, और दूसरा 1934 में प्रकाशित हुआ था मिश्र बंधु विनोद। आगे देखते हैं मिश्र बंधु की अन्य रचना, देखते हैं कौन कौन सा है। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्पमित्र, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वीरमणि, स्वतंत्र भारत। उदयन चंद्रगुप्त मौर्य,
पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वीरमणि, स्वतंत्र भारत। नाटक कौन सा है? नेत्रोन्मिलन, शिवाजी। ये कई बार पूछा गया तो इसको आप देख लीजिएगा, हो सकता है शिवाजी के बारे में पूछा जाए। तो इस शिवाजी इनका नाटक है। मिस बंधु को राय बहादुर तथा राव राजा की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? राय बहादुर, राव राजा की उपाधि दी गई थी। श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी नवरत्न से कवियों की समालोचना का सूत्रपात हुआ। मिस बंधु को निर्णयात्मक समालोचना का पहला व्यवस्थित प्रयोगकर्ता माना जाता है, मिस बंधु को। अब देखते हैं दूसरे कवि सत्यनारायण कविरत्न जी को। इनका जन्म 1880 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। वंदे मातरम, करुणा क्रंदन, रविंद्र वंदना, श्री तिलक वंदना, दुखियों की पुकार, गांधी स्तवन। ये महत्वपूर्ण है। करुणा क्रंदन, दुखियों की पुकार, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। हृदय तरंग शीर्षक से इनकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित है, हृदय तरंग से, जिसमें प्रेमकली तथा भ्रमरदूत शीर्षक की रचनाएं प्रसिद्ध है। इन्होंने लॉर्ड मैकाले की रचना होरेसस का अनुवाद भी किया है। होरेसस का अनुवाद भी किया है। किसकी रचना थी? लॉर्ड मैकाले की रचना थी। इन्हें आधुनिक ब्रजभाषा की बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। बृहत्त्रयी में कौन कौन है? हरिश्चंद्र, रत्नाकर तथा सत्यनारायण कवि रत्न। शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के कवियों की परंपरा पर ये न चलकर या तो भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता प्रणाली पर। यह कथन किसका है? तो किसका है? शुक्ल जी का है। अब देखते हैं रामचरित उपाध्याय के विषय में। इनका जन्म 1872 ईस्वी में गाजीपुर रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो रामचरित चिंतामणि 1920 में, भारत भक्ति 1919 में, सूक्ति मुक्तावली 1915 में, देव सभा ये भी महत्वपूर्ण रचना है, रामचरित चंद्रिका 1919 में, देवदूत 1918 में, राष्ट्र भारती, विचित्र विवाह। आगे देखते हैं। देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से इन्होंने खड़ी बोली में पवनदूत नामक एक रचना 1906 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेजी। विजयी बसंत, श्रावण श्रृंगार, सुधा शतक, बरवा इत्यादि इनकी ब्रजभाषा की कविताएं रचना है। ब्रज की विदाई तथा सभ्य समालोचन इनकी चर्चित कविता ये हैं। रामचरित चिंतामणि एक ऐसी रचना है तो प्रबंध काव्य है। इन्होंने देवी द्रौपदी शीर्षक से एक उपन्यास भी लिखा है। किससे? देवी द्रौपदी, यह इनका उपन्यास है। इन्हें द्विवेदी युगीन सूक्तिकार माना जाता है, रामचरित उपाध्याय जी को। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राय देवी पूर्ण प्रसाद जी के विषय में। इनका जन्म 1868 ईस्वी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इन्हें कानपुर कौन मानता है इनका जन्मस्थल? तो शुक्ल जी। शुक्ल जी ने आधुनिक काल के काव्यखंड के पुरोहित एक मिनट कालखंड की पुरानी धारा के अन्य कवियों में तथा नई धारा के द्वितीय स्थान में भी रखते हैं। इन्हें रसिक वाटिका नाम से पत्रिका भी प्रकाशित किया, जिसमें समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की कविताएं छपती थी रसिक वाटिका में। देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है। धाराधरा 1902 में,
धाराधर धावन, ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। एक कालिदास की जो रचना थी मेघदूत, उसी का अनुवाद है ये 1902 में। स्वदेशी कुंडल 1910 में है। मृत्युंजय 1904 में है। राम रावण विरोध 1906 में है। अमल, ताश तथा बसंत वियोग इनकी क्रमशः छोटी तथा बड़ी कविताएं हैं। ये अपने समय के सम्मानित वकील थे। कौन? देवी प्रसाद पूर्ण। कानपुर में स्थापित रसिक समाज नामक संस्था की पत्रिका रसिक वाटिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। इनकी कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह नाम से प्रकाशित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।